लालू प्रसाद यादव कहे थे मोदी जी के लिए कि लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। तो इस सरकार के लिए यही टर्म हम कहना चाहेंगे कि लगल लगल तोर गाड़ी में धक्का बलम घरे चला। अब आपको वापस गुजरात आप लौट जाइए। अगर आप जाइएगा और 12 के बच्चों से पूछिएगा कहाँ जाना है तो बोलेंगे मुझे IIT जाना है। कहाँ जाना है तो IIM जाना है, एम्स जाना है, JNU जाना है, BHU जाना है। एक संस्थान बताइए जो 9 वर्षों में बना हो और बच्चे वहां जाना चाहते हो। लोगों के माइंड में इस तरह का ये भर दिए हैं कि भाई अगर तुम जिंदा हो तो समझो कि मोदी जी की देन है, तब तुम जिंदा हो। एक दिशा होनी चाहिए, वो भी सरकार में नहीं दिखती है। तो दिशा की कमी ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। बाकी समस्याएं तो हर सरकार में रही हैं। मोदी हुकूमत के 9 साल हो गए और 10वां साल चल रहा है। देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। टमाटर जहाँ 200 रुपए किलो है और उसके अलावा अन्य चीजें बहुत महंगी है। जहाँ एक तरफ मोदी सरकार ने कहा था कि हर साल युवाओं को हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और यहाँ के जो छात्र हैं उनके साथ हैं। उनसे आने वाले चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या लगता है कि परिवर्तन होगा, नहीं होगा, सरकार किसकी बदलेगी और परिवर्तन कितना जरूरी है। राजीव जी, ये बताइए 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा और यह मोदी सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देगी और कांग्रेस समर्थित सरकार आने वाली है केंद्र में। परिवर्तन क्यों होगा? क्या सरकार सही नहीं चल रही है? बिल्कुल सरकार एकदम सही नहीं चल रही है। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता में आक्रोश है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे सस्ती शिक्षा का मुद्दा हो, या जो अभी लगातार महंगी की जा रही है यानी महंगी शिक्षा। उसके बाद महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, किसान सुरक्षा, मजदूरों मतलब आय का स्तर लगातार गिरना, गरीब और अमीर की खाई की भी को लगातार बढ़ रहा है। तो यह सब बहुत तमाम मुद्दे हैं जो इस बार 24 में मोदी हुकूमत की जड़ें हिला देंगे। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारा विकास किया, धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर का जो मामला था उसको क्लियर कर दिया। फिर ऐसा क्यों लगता है कि अब लोग खुश नहीं है? इस सरकार के बारे में अगर जो 24 का चुनाव जो आने वाला है, तो सरकार के बारे में आपके प्रश्न पे आएंगे। हम पहले सरकार के बारे में एक बात कहना चाहेंगे। हमारे बिहार में महागठबंधन की सरकार है। हमारे नेता सहयोगी दल के नेता हैं लालू प्रसाद यादव। वो एक बात कहे थे मोदी जी के लिए कि लगल लगल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। ठीक है, तो इस सरकार के लिए यही टर्म हम कहना चाहेंगे कि लगल लगल तोर गाड़ी में धक्का बलम घरे चला। अब आपको वापस गुजरात आप लौट जाइए, क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल आप बनाए हैं साहब, जिस तरह की सिचुएशन आप लाकर खड़ा कर दिए हैं लोगों के सामने कि लोग आज अपने आप में जीने को ही विकास मान रहे हैं। लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हम खा लिए, 2 वक्त का भोजन हमको मिल गया तो विकास है। लोगों के माइंड में इस तरह का ये भर दिए हैं कि भाई अगर तुम जिंदा हो तो समझो कि मोदी जी की देन है, तब तुम जिंदा हो। परसेप्शन बदल गया, पूरा परसेप्शन बदल गया। जैसे अगर आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो भाई इनके जो भक्त कहिए या फिर जो गोबर भक्त कहिए, वो तो ये शो कर देता है भाई तुम देश के खिलाफ हो। अरे हम मोदी के खिलाफ है, इसका मतलब देश के खिलाफ कैसे हो गया भाई? मतलब मोदी मतलब देश, ये होता है। तो ये जो आप बना रहे हैं ना, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस बहुत जल्दी रद्द होने वाला है और अब आप बुढ़िया बिस्तर समेटिया घरे चल जाइएगा। इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, ये लोगों के दिमाग में घुसते हैं बहुत बुरी तरह। आप सुबह उठिएगा, फ़ोन उठाइएगा, 2-4 कंटेंट आवल है, मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए, मोदी जी। अरे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको काहे नहीं दिखता है? अंधे हो गए? अरे तुम तो कह रही है 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। कितना बड़ी काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, काउची काम कर रहे हैं। अरे 18 घंटे साहब आप सूट बदलने और प्लेन से उतारने में लगा दे रहे हैं। आप काम कहाँ पे कर रहे हैं? आप आए दिन कभी यहाँ का दौरा, कभी वहाँ का दौरा, अरे कभी मणिपुर का भी दौरा कीजिएगा, कभी देश का भी दौरा कीजिएगा। उनको 18 घंटा तो हमको लगता है कपड़े बदलने में लग जाता होगा, प्लस ऊपर से मेकअप, फिर अब एंगल मिला के फोटो लेवाना, ये सब चीज में भी समय लगता है। तो इसी को अगर मीडिया, आपकी जो गोदी मीडिया है उनकी, अगर इसी को काम समझती है तो मुबारक हो उनको। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर काम का मतलब सूट बदलना होता है तब तो हम बहुत काम करते हैं। फिर तो हम भी एक राष्ट्रभक्त हो गए, मतलब एक पॉलिटिशियन, एक प्रधानमंत्री से कम थोड़ी हुआ। हम 2-4 कपड़ा बदल लेते हैं दिन भर। कपड़ा बदलने को काम कहते हैं आप? तो ये गोदी मीडिया जो है, इनका ये स्ट्रैटेजी है। मोदी जी ये क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, वहाँ से पेमेंट जैसी फोन पे पहुँचता है और उसके बाद ही मोदी 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 करना शुरू। जैसे ही बैलेंस खत्म होगा, बीच में देखिएगा का वो टॉपिक वहाँ छोड़ देंगे, हो जा पड़े ई रोस्ट करना शुरू करता है। रोस्ट किस लिए करते हैं? वो पेमेंट के लिए, पेमेंट में देरी होता है। तो सरकार इस पे ध्यान दे, पेमेंट में देरी नहीं की जाए। गोदी मीडिया बहुत अच्छा वर्क कर रही है देश को बर्बाद करने के लिए, तो इनको इनका बर्बाद में जो कृत्य है ये मुबारक गोदी मीडिया को। लेकिन गोदी मीडिया की ये हस्र होने वाली है ना साहब,
आगामी समय में जिस तरह से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उस मीडिया से, उस स्तंभ से लोगों का जो विश्वास उठा है इतना बुरा तरीके से उठ गया ना कि भाई हम लोग तो छोड़ दीजिए, देश का एक कोई नॉर्मल व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्टेड भी रहता होगा, वो भी इंसान आज चैनल सेलेक्ट करके न्यूज़ भी देखता है। क्या बना दिए हैं आप न्यूज़ को। अभी का मुद्दा जो देख लीजिए, मणिपुर जल रहा है सब, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही है ना कि अगर न्यूज़ देखने बैठिए या फिर आप अगर वीडियो सब देख लीजिए तो आपका दिल भर जाएगा, मतलब एकदम आप ये हो जाएंगे। लेकिन इनको किन से फुर्सत नहीं है गोदी मीडिया को? सीमा बाबूजी से। वो पाकिस्तान से आई हैं कोई सीमा बाबूजी, ये डेली डिबेट उन्हीं का ले रहे, उनका हम तो देख के ताज्जुब रह गए। तब उनके छत पे 5-5 को एंकर बैठे हुए हैं, पूरा एकदम महफिल सजा है, सीमा जी हैं बैठी हुई हैं, उनका अरे साहब क्या कर रहे हो तुम? उस पे जो इंटेलिजेंस है हमारी, उसको काम करने दो ना, वो पता कर लेगी कि जासूस है कि नहीं है। तुम क्या पता करोगे कि जासूस है कि नहीं? उसे पूछ रहे आपके बच्चे कैसे, 4 बच्चे हुए, दुनिया जान रही, कौन कौन सा क्वेश्चन। उसके पति से कॉन्फ्रेंस करवा के उनको बात करवा रहे हैं कि आप डाइवोर्स दिए हैं कि नहीं दिए, आप साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। देश सिर्फ सीमा जी पे टिका हुआ है, देश में और भी मुद्दे हैं। आप मणिपुर के बारे में बात नहीं करते हैं। देश में जिस तरह का लोकतांत्रिक माहौल बन गया है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, आज लोग खुल करके बात नहीं करना चाहते हैं गुंडों के चलते। आप उन पे बात नहीं करते हैं, आपका दायित्व नहीं बनता है। अगर इस तरह की मानसिकता करके अगर आप टीवी चैनल चला रहे हैं ना, मीडिया वाले अगर अपने आप को कहते हैं तो लानत है आपके ऐसी मीडिया के कामों पे। अरे डूब मरना चाहिए आपको। मेरा नाम अतुल सिंह है। जी अतुल जी, ये बताइए कि 2024 में क्या लगता है, सरकार बदलेगी? 2024 में बिल्कुल सरकार बदलेगी, क्योंकि अभी की जो सरकार है उसकी कामों को तो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते थे 2014 में आएंगे, भारत बदलेगा, देश बदलेगा, खुशियाँ आएंगी, और अभी आप देख रहे हैं मणिपुर जैसे जल रहा है। और उससे पहले जो मैटर हुआ उसमें महिला रेसलर्स को कैसे प्रताड़ित किया गया, उन्होंने प्रोटेस्ट करा था, उनकी कोई नहीं सुनी। उसके बाद किसान आंदोलन करते हैं, उसकी कोई नहीं सुनता है। गोरखपुर में जो छात्र हिंसा कर रहे हैं उसको कोई नहीं देखने जाता है। उसके बाद जेएनयू में जो हिंसा होता है उसको कोई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कोई नज़र नहीं डालता है। मोदी जी केवल विदेश यात्रा करने में माहिर हैं और विदेशी यात्रा ही करते जा रहे हैं। उन्हें इतना भी फुर्सत नहीं है कि एक बार मणिपुर में आके एक दिन का यात्रा करें, वहाँ देखें क्या हालचाल है, क्या है। ये सब दर्शा रहा है कि आगामी सरकार जो है वो बदलेगी। 2024 में ज़रूर कांग्रेस की सरकार आएगी और मोदी जी को जाना ही होगा। सूर्यांश सिंह। सूर्यान जी, ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि देश का जो युवा है अगर पकौड़े तल के बेचता है तो वो भी एक रोजगार है, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। देश में इतने शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो उनको उनके हिसाब से काम मिलना चाहिए। अब रोजगार लोग पकौड़े तलेंगे तो फिर, मतलब जो शिक्षित लोग हैं पकौड़े तलेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा, विपक्ष ने एक नाम रखा है अपनी जमात का, इंडिया, आप इसको कैसे देखते हैं? इंडिया एकदम बढ़िया नाम रखे हैं। क्या बोलते हैं, जनता साथ देगी इंडिया का, इंडिया ही जीतेगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये इनकी एक चाल है, ये भारत और इंडिया में बंटवारा कर रहे हैं। ऐसा कोई चाल नहीं है। आपका भी तो चुनाव चिन्ह लोटस है, आप भी हटा दीजिए। इंडिया, अगर आपको इंडिया से इतनी नफरत है तो आप इंडिया छोड़ के चले जाइए, आपको कौन रोका है? जाइए, आपको कोई हक नहीं है इंडिया में रहने का, इतना ही नफरत है। अच्छा, वो पाकिस्तान चले जाए? बिल्कुल। अरे पाकिस्तान कहाँ, जहाँ मर्जी जाए जाओ, आपको जगह ही नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इंडिया पे? बिल्कुल, यह समान विचारधारा वाले, लोकतांत्रिक विचारधारा वाले, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले सभी दलों का एक समूह है जो निश्चित 2024 में इस भ्रष्ट मोदी सरकार को हटाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब इंडिया जो नाम है ये पहला वार है विपक्ष का एकदम, और बहुत ही सटीक वार है। और यह मोदी जी को ना निगल्ले बन रहा है और ना उगले बन रहा है। या बीच में असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ट्विटर से अपना जो टाइटल था इंडिया, उसको हटा के भारत लिख दिया। अच्छा, वो अभी नए नए संघी हुए हैं तो अभी उनका थोड़ा सिलेबस देखा नहीं है उन्होंने। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सभी एक मुल्क का नाम है जो सबके दिलों में बसा हुआ है। आप देश के मुद्दों को इंडिया और भारत नहीं कर सकते हैं। आप असम में जो अभी बाढ़ आई थी, कई जिले डूब गए थे, कई गांव डूब गए थे, तो उन घटनाओं से आप ध्यान हटाने के लिए इंडिया और भारत कर रहे हैं। असम की जनता देख रही है और अगले असम के चुनाव में आपका भी बोरिया बिस्तर जो है बंधने वाला है असम में। एक और बात अभी हो रही थी, बात ही हो रही थी रोजगार के मुद्दे पर। मोदी सरकार के पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जब बने थे तो आईआईटी की बात करते थे, आईआईएम की बात करते थे, एम्स की बात करते थे, वो बड़े बड़े डैम बना रहे थे। उनका एक विजन था कि देश जो है आज से 50 साल के बाद, 70 साल के बाद, 100 साल के बाद कैसा होगा।
राजीव गांधी आए, उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाई। मनमोहन सिंह जब आए तो उन्होंने देखा कि देश में ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है और आगे का जो हमें समय आएगा वहाँ पे हमें ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अमेरिका से स्विल न्यूक्लियर डील, पहला ऐसा अमेरिका जिन्होंने किसी दूसरे देश के साथ कोई न्यूक्लियर डील साइन की। और उस समय भी ये संघी जो है और सारे वाजपेयी उस न्यूक्लियर डील के खिलाफ थे। राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है और जब कंप्यूटर की बात हो रही थी तो यही संघी और बीजेपी वाले जो है कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। तो देश के तमाम विकासशील परियोजनाओं का, देश के विकास का तो इन्होंने ही विरोध किया है और आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बात करेंगे मंदिर की, बात करेंगे मस्जिद की, शमशान, कब्रिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि हर हफ्ते हम 69 यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सिर्फ नेहरू जी ने किया है। भाई दिखे ना, हर सप्ते आईआईटी बन रही, तो 9 साल में कितने सप्ते होते हैं? 5 9 465 470 सप्ते हुए, तो 465 आईआईटीज हैं क्या भारत में? देश की जितने भी आईआईटीज है कितने मोदी सरकार ने बनवाए और कितनों का बजट आपने, फी कितनी बढ़ गई? मैं बीएचयू की बात बता दूं, बीएचयू के तमाम कोर्सेज की फी लगातार बढ़ रही है। स्टेट का काम वेलफेयर करना होता है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में आपको जो है समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना होता है। तो आप देखिए हर जगह फीस बढ़ रही है। केवल कई सारे कोर्सेज में बीएचयू में देखिए वोकेशनल कोर्सेज की इतनी ज्यादा फीस है और उन्हें रोजगार के मुद्दे पर ठेंगा दिखा दिया जाता है। और जब लोग बोलते हैं कि कमेटी बनाइए तो यहाँ के जो प्रोफेसर हैं बच्चों को एफआईआर करने की धमकी देते हैं। तो मोदी जी ये सब भी देखिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हर सप्ताह कहाँ कॉलेज बन रहा है? हमने तो नहीं देखा, आपने देखा है तो बताइए हमें। बीएचयू के तमाम बच्चे, यहाँ भी मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, मीडिया के बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे फोटोग्राफी भी करते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ते हैं, किन्हीं को तो दिखा नहीं। अगर आप जाइएगा और 12 के बच्चों से पूछिएगा कहाँ जाना है तो बोलेंगे मुझे आईआईटी जाना है। कहाँ जाना है तो आईआईएम जाना है, एम्स जाना है, जेएनयू जाना है, बीएचयू जाना है। एक संस्थान बताइए जो 9 वर्षों में बना हो और बच्चे वहां जाना चाहते हो। तो ये सब हवाई बातें करते हैं और जनता सब देख रही है। और आगामी 24 में ये जो है अपनी बोरिया बिस्तर समेट कर वापस गुजरात जाने वाले हैं और गुजरात के लोग भी इनको चुनाव हरवाने वाले हैं। मेरा नाम ओम त्रिपाठी है। ओम जी ये बताइए, एक छात्र होने के नाते आप देखते हो कि बराबर नौकरियां आ रही है कि नहीं आ रही है और सरकार छात्रों के हित में काम कर रही है कि नहीं, युवाओं के हित में काम कर रही है कि नहीं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा अनियमितता है। अगर मैं लॉ का छात्र हूँ तो अगर जुडिशरी में जैसे वैकेंसीज़ आ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं। 1 ईयर या 2 ईयर का गैप हो जाता है वैकेंसीज़ आने में, प्लस रिज़ल्ट्स में देरी होना और उसके बाद पेपर लीक्स के बहुत सारे मामले सामने आए थे। और CGL CHSL जैसे तमाम एग्ज़ाम है, UPSCS एग्ज़ाम है, छात्र अपना उसमें जीवन झोंक देते हैं। तो उसको भी लेकर सरकार कंसर्न नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार द्वारा अब तक कुछ खास या विशेष कदम इस पर नहीं उठाया गया है, इसके बावजूद कि एक बड़ा मुद्दा है। तो पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था जो आप बता रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं? नहीं, पहले की सरकारों भी ये मानना पड़ेगा कि ये समस्याएं आती थी और ऐसा होता था, लेकिन किसी भी समस्या को लेकर जो किसी भी सरकार का अप्रोच होना चाहिए, एक आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, वो भी सरकार में नहीं दिखती है। तो दिशा की कमी ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। बाकी समस्याएं तो हर सरकार में रही हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कुमार है। केशव जी क्या लगता है कि पिछले 9 सालों में मोदी हुकूमत ने कोई बड़ा काम नहीं किया? आप बनारस में देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बहुत सारी दीवारों का रंग रोगन हो गया है और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है। तो ये सब मुद्दे प्रभावित नहीं करेंगे? देखिए, हम लोग लॉ के छात्र हैं। हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि देश एक सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले देश की जो आत्मा है उसको बचाने की हमें ज़रूरत है। ये बातें अगर उस पर हम विचारधारा की बात अगर ला देते हैं, अगर उनको नहीं माना जा रहा है, जैसे यहाँ सेकुलरिज्म की बात होती है, अगर उनको हम नहीं मान रहे हैं तो हम फिर इस सब करने के बावजूद भी हम कहाँ जा रहे हैं? हम 2 भाई को आपस में लड़ा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये सब हो रही है, लेकिन हम लोग सबसे महंगा हम लोग का फ़ी है। इसमें बीएचयू में जितना भी लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग का फ़ी है। तो ये सब हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कमर्शियलाइजेशन हो रही है चीज़ों को, जिसकी बात हमारे प्रस्तावना में, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। तो मेरे हिसाब से ये काम का कोई महत्व नहीं है। क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बदलनी ही चाहिए। क्या विकल्प क्या होगा अगर सरकार बदलती है तो? कौन प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नहीं, विपक्ष का कोई भी आदमी उसमें चेहरा बने। क्योंकि मोदी हुकूमत जो कह रही है कि मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। तो वही तो इस बात की दिक्कत है ना, वो जिस तरह से इसको रख रहे हैं देश के सामने कि ये देश वी द पीपल से बना है, मतलब हम लोगों से बना है, और उसको आप एक आदमी के सामने रख दे रहे हैं कि वही आदमी भारत है और भारत ही वो है।
तो ये तो विचारधारा ही गलत है। तो इसके लिए हम चाहते हैं विपक्ष की सरकार बने। जी, ये बताइए कि जिस तरह से चेहरे की बात हो रही है, पहले बहुत सारे चुनाव हुए हैं, अक्सर चुनाव जो विपक्ष ने जीता है उसमें कभी चेहरे चयनित नहीं थे कि ये बनेगा। अभी जो माहौल बन गया है, देखा जा रहा है कि चेहरे के बदले चेहरा, पहले मोदी के बदले कौन, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि चेहरा कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक से एक अच्छे चेहरे हैं। ये जो 26 ये इनकी जो मोदी जी की बात है कि मोदी जी के सामने कोई है नहीं, तो मोदी जी खड़ा हो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी है। अरे साहब 38 गो के साथ खड़े हो, काहे नहीं देखते हो? एक अकेला सब पे भारी। अरे तुम 38 के साथ खड़े हो, 26 के साथ खड़ा है, तो भाई दल तो दोनों तरफ बड़े हैं। और जहाँ तक बात चेहरे की करें तो इनके पास मोदी के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं। और दल अब इंडिया वालों के पास कर पहले बात करते हैं इंडिया और एनडीए वाले, तो एनडीए वालों के पास एक चेहरा है, सिर्फ मोदी। और बात करें इंडिया वाले, तो इंडिया में चेहरों की कमी है। अरे हमारा देश बौद्धिक क्षमता से भरा हुआ है। इंडिया के पास जो इंडिया में अगर जो भी 26 संगठनों की बात कर लें तो सब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, मतलब वो एक अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं। और वो मोदी जी तो उनके सामने है ही नहीं कुछ, जो अपना डिग्री दिखा नहीं सकते हैं, जो अपनी डिग्री दिखाने में कभी इधर उधर उलट पलट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो चेहरे की बात करते हैं। अरे साहब आपके चेहरे पे चुनाव हार जाएगी बीजेपी। जो कृत्य है इनका, इनके चेहरे पे हम तो भाजपा वालों को भी ये मशवरा देते हैं और ये आरएसएस वालों को भी कि तुम हटा लो, वरना तुम्हारा भी बुढ़िया बिस्तर सब डूब जाएगा इनके चक्कर में। अब इनको चेहरा बना रहे हैं जिनसे देश, मतलब जो कि किसी देश के घटना पे एक शब्द बोलते नहीं हैं, जो अपने मंत्रियों के डर से एक शब्द नहीं बोलते हैं। जो हाथरस जैसी घटना होती है, एक मामूली विधायक आपके यहाँ इस तरह की घटना करवा देता है, उसके कुलदीप सेंगर, उस पे आप कुछ नहीं बोलते, तो आपसे बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री तो मैंने देखा ही नहीं है। आप चेहरे की क्या बात करते हैं साहब? आपसे ज्यादा निकम्मा और खराब चेहरा किसी का नहीं है। मतलब इन द सेंस कि चेहरा आप कुछ काम कर ही नहीं रहे, सिर्फ पॉलिश मार लेना चेहरा थोड़ी होता है। इनको चेहरा का मतलब समझते हैं कि सुबह सुबह उठे और नहा हुआ के पूरा 2-4 गो मेकअप करे वाला को बुला के चिकन हो लिए, वो चेहरा ही समझते हैं। चेहरा का मतलब वो नहीं होता। चेहरा का मतलब कि आपकी बौद्धिक क्षमता जो राहुल गांधी जी के पास है, फिर विपक्ष में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास है, नीतीश कुमार जी के पास है, तो चेहरों की कमी नहीं है। ये कोई मतलब नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये बिना मतलब की बातें हैं। इनके मुकाबले हर नेता जो इंडिया का है वो अच्छा है, वो अच्छा देश को अच्छे से संभाल सकता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। चेहरे की बात हुई तो बता दूं, कर्नाटक चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। मोदी जी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और वहां पर देख लिया भाजपा का क्या हर्ष हुआ। और आगामी नवंबर और दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इनका बोरिया बिस्तर समेटने वाला है। छत्तीसगढ़ में शायद 1-2-4-10 विधायक जीत जाए तो बहुत होगा। राजस्थान में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है। तेलंगाना भी हम जीतने वाले हैं और बीआरएस और बीजेपी का गठबंधन तेलंगाना में ध्वस्त होने वाला है और मिजोरम में भी हमारी सरकार बनने वाली है। तो चेहरे का खेल तो 4-5 महीने के अंदर पता चल जाएगा। और चेहरे से केवल याद होगा, एक समय इंदिरा गांधी जी की बहुत लोकप्रियता होती थी, लेकिन 77 का जब चुनाव हो गया था तो वो भी हारी थी और विपक्ष के पास तभी भी कोई चेहरा नहीं था। तो सबका समय आता है और सबका समय पलटता भी है। तो आप कर्म पर ध्यान दें, कर्म पेस बैक, कर्मा जो है रिटर्न में आपको मिलता है। अगर आप आज गलत कर रहे हो, आज अगर आप देश में, जैसे अभी कुछ देर पहले बेरोजगारी और रोजगार पर बात हो रही थी, 2014 से 2019 की 2024 10 साल में 9 साल में कितनी वैकेंसी निकली है, आप इससे कंपेयर कर लें पिछली सरकारों से। अग्निवीर योजना जो युवाओं में जो सेना में जाने का एक आकर्षण होता था, हर साल 50,000 की वैकेंसियां सेना में आती थी 2014 के पहले, लेकिन 2014 के बाद जब ये आए तो इन्होंने धीरे धीरे वैकेंसियां कम करनी शुरू कर दी और आज अग्निवीर योजना में देखिए कितने लोग जो है नौकरी छोड़कर, मतलब ट्रेनिंग छोड़ कर आ रहे हैं। तो आपने सेना को भी कमजोर करने का काम किया है। बैंक यूओ में हजारों वैकेंसियां आती थी, आज कुछ सैकड़ों, 800, 1000, 1200 आता है। एक समय 12-14 हजार वैकेंसी आती थी। सीजीएल अगर आप 2000 लास्ट ईयर का छोड़ दें तो 1200, 1500, 2000 वैकेंसी लोग सीजीएल में निकालते थे। और इसको आप पहले की सरकारों से कंपेयर करेंगे तो बहुत पहले की सरकारों में यह बहुत ज्यादा होता था। तो इनका काम यह युवाओं को रोजगार ना देना, आपको केवल आपको ना पढ़ाना है ताकि आप क्वेश्चन ना कर सके। पढ़िएगा तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आप बस खाइए, बैठिए और राम राम के गुण गाइए। जी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम बीएचयू में थे और बीएचयू के छात्रों ने बताया कि आगामी 2024 में चुनाव में परिवर्तन होने वाला है, देश में दूसरी सरकार आएगी और ज़्यादातर लोग राहुल गांधी को पीएम के तौर पे देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि देश की जनता किसको चुनती है और 2024 में किसको देश का प्रधानमंत्री बनाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी चुनावी यात्रा को हम यहीं रोकते हैं और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे।